हान प्रॉपर्टी डिवीजन एग्रीमेंट देख लेता है। बाहर आकर सियोजे को बोलता है, सियोन हुई, ये मेरी मोम का नाम है ना, जो आग में जलकर मर गई थी। किसी मरे हुए इंसान के सिग्नेचर इस पेपर पर कैसे आ सकते हैं अंकल? वो बोलता है, मैं ना तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पहले तुम शांत हो जाओ, लोग सो रहे हैं। हान गुस्से में बोलता है, क्या वो जिंदा है? अभी सीजन और उसका भाई भी बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है, लेकिन हान गुस्से में पेपर फेंक कर अंदर चला जाता है। अगले सीन में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन हान चुपचाप बैठा हुआ होता है। यून बोम उसे खाने के लिए बोलती है, लेकिन वो बिना कुछ खाए गुस्से में चला जाता है। उसका दोस्त उसे अपने दादा की 13वीं में आने का इन्विटेशन देना चाहता था। तभी सेजन उसके हाथ से कार लेकर बाहर आती है। सेजन ने अंदर से ही उसे चिल्लाते हुए सुन लिया था जब वो कह रहा था कि उसकी मोम जिंदा है। सेजन उसे बोलती है, मैं ना यहाँ पर रुकने के लिए पे कर दूंगी। हान बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है। सेजन उसे कार देते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, और आइसक्रीम भी लेकर रखूंगी, जब तुम आओगे ना साथ में खाएंगे। हान बिना कुछ बोले कार लेकर चला जाता है। क्लास में वो अपने एग्जाम पर फोकस नहीं कर पाता क्योंकि उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही होती है। नेक्स्ट सीन में सियोंजे घर में सब्जियां रख रहा होता है। तभी हान वापस आ जाता है। सियोंजे बोलता है, मुझे पता है इन सब बातों की वजह से तुम एग्जाम पर फोकस नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मन में जो भी सवाल है ना, तुम मुझसे पूछ लो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें बेस्ट जवाब दे पाऊँ। हान बिना कुछ कहे जाने लगता है। सियोंजे उसे रोकता है। हान बोलता है, डोम्पियो ने ना पार्टी में मदद करने के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा, और वो चला जाता है। अपने कमरे में आकर वो उस औरत के दिए हुए पैसे निकालता है और बोलता है, मैं आपसे नहीं अंकल, डायरेक्टली उस औरत से पूछूंगा। वो उस प्रॉपर्टी पेपर से एड्रेस निकालता है। इधर चोई जून युनबुम को कुछ पेपर देता है और बताता है, मैंने तुम्हें पहले बताया था, तुम्हारी कलीग को उसके पेरेंट्स की वजह से बहुत बुली किया गया था, इसलिए मैंने कोर्ट से ये डॉक्यूमेंट निकलवाए हैं ताकि तुम्हारी दोस्त की मदद हो सके। यून बोलती है, अब तक तो वो सब कुछ भूल चुकी होगी और अपने पास्ट को दफना चुकी होगी, और वो पेपर वापस दे देती है। लेकिन चोई जून पेपर देकर बोलता है, कोई भी चीज ना दफनानी नहीं चाहिए, दफनाना आसान होता है लेकिन उसे दोबारा खोदना नहीं। और स्टाइल मारते हुए बोलता है, अटर्नी चोई जून हमेशा तुम्हारे साथ है। अगले सीन में स्कूल में बहुत सारे फूड आइटम्स दिखाए जाते हैं जो कि सियोंजे ने बनाए होते हैं। टीचर्स बोलते हैं, पहले ये कितना ज्यादा खड़ूस था, लेकिन अचानक से ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। सियोंजे बोलता है, सबसे पहले मिसेस यांग बोके को उनके 70वें बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। मुझे पता था यहाँ उनके बहुत सारे पुराने दोस्त होंगे, इसलिए मैंने हेल्दी और टेस्टी फूड बनाया है। मैंने शुगर की जगह पियर जूस का इस्तेमाल किया है ताकि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे, और आपकी हेल्थ के हिसाब से सब कुछ तैयार किया गया है, इसलिए दिल खोल कर खाइए। सभी लोग खुश हो जाते हैं। यून सोचती है, आज इसे क्या हो गया है। सोंजे सबको फूड सर्व करता है। तभी यून आकर बोलती है, ये सब क्या चल रहा है, तुमने मेरे मैसेज भी नहीं देखे। वो बोलता है, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं फूड तैयार करने में बिजी था और मैं हान के बारे में ना कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन तभी चोई जून आकर प्लेट आगे कर देता है। सोंजे उसे कच्चा मांस देकर बोलता है, खुद ग्रिल कर लो। यून को साइड में बुलाता है। यून पूछती है, हान के साथ क्या हुआ है। सोंजे बोलता है, बहुत अजीब है, उसने अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। तभी प्रिंसिपल सर आकर नूडल सूप मांगते हैं। सोंजे उन्हें सूप दे देता है, लेकिन वो टीचर को खुद सर्व करने के लिए बोलकर एक नई जगह पर खाना रख देता है और बोलता है, यहाँ पर बहुत लोग हैं। तभी यून उसे पूछती है, हान कहाँ पर है। वो बोलता है, वो यहाँ नहीं है, उसने कहा था कि वो डोंगपियो की दादी की पार्टी में जा रहा है। यून बोलती है, मैंने उसे यहाँ पर नहीं देखा। सोंजे बोलता है, फिर वो कहाँ पर गया। तभी एक आंटी आकर बोलती है, तुम दोनों साथ में ना बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ है। तभी सोंजे आकर बोलता है, आपका ऐसा कहना ना हमें मुश्किल में डाल सकता है, और उन्हें चुप रहने के लिए बोलता है। फिर बोलता है, वहाँ पर सिर्फ एक है, जो पहले जाएगा ना वही टेस्ट करेगा। सभी लोग उसी तरफ दौड़ने लग जाते हैं। वो आंटी बोलती है, क्या तुम दोनों ने बच्चे प्लान कर लिए हैं। दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। यून उन्हें शांत रहने के लिए बोलती है। आंटी जोर से बोलती है, इसमें शर्माने वाली बात क्या है, अगर तुम दोनों बच्चा पैदा करने की सोच रहे हो। उसके बाद वो सोंजे को बोलती है, तो मर्द हो, तुम्हें ना थोड़ा ज्यादा काम करना होगा। तभी चोई जून के हाथ से प्लेट गिर जाती है और वो बोलता है, क्या ये सच है। यून बोलती है, नहीं ऐसा ना कुछ भी नहीं है। तभी एक लड़की बोलती है, अरे बॉम्सी के मॉम डैड आप ही हो ना, मुझे पता नहीं था। दोनों शॉक हो जाते हैं। लड़की बोलती है, आप दोनों क्लिनिक एक साथ आए थे और बॉम्सी को अपने पास रखने के लिए लड़ रहे थे। सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तभी एक औरत बोलती है, अच्छा
उस दिन इस लड़की ने जो कोट खरीदा था वो इस लड़की के लिए था। दोनों हड़बड़ा जाते हैं। तभी एक टीचर बोलता है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है, तुम दोनों साथ में घूमते हो, बता दो। संजय बोलता है, मिस्टर जोंग आप अपना वादा ना तोड़ नहीं सकते हो। जोंग बोलता है, तुम ना आप सब कुछ क्लियर कर दो, और बोलता है, मैं ना कसम खाता हूँ कि मैंने किसी को भी नहीं बताया कि तुम दोनों प्राइवेटली हक कर रहे थे। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वो बोलता है, अरे मैंने तो ये भी नहीं बताया कि तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे ये सीक्रेट रखने के लिए बोल रहे थे। तुम यहाँ किसी से भी पूछ लो। टोम्पियो बोलता है, अंकल मैडम यून को डेट कर रही हैं। इसके बाद इन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर से जिनहान का इंतजार कर रही होती है और सोचती है, पता नहीं वो कहाँ पर रह गया, इवन उसने तो मुझे कॉल भी नहीं किया। तभी वहाँ पर डोम्पियो आ जाता है और उनसे बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, खाना तैयार है, अंदर चलो। वो पूछती है, क्या तुमने उस शैतान हान को कहीं देखा है। टोम्पियो बोलता है, वो तो सियोल चला गया है, कह रहा था उसे सियोल में किसी से मिलना है, उसने तो दादी के लिए तोहफा भी भेज दिया था। फिर अचानक से बोलता है, अरे नहीं, उसने तो मुझे मना किया था कि किसी को बताना मत। सेजिन घबराकर वहाँ से चली जाती है। इधर हान को दिखाया जाता है जो बस से सियोल जा रहा होता है। इधर सेजिन पार्टी में आती है और सुंजी को बता देती है कि हान सियोल चला गया है। ये सुनकर वो शौक हो जाता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। यून भी उसके पीछे जाती है। इधर हान पेपर में दिए हुए एड्रेस पर पहुँच जाता है, लेकिन बेल को बचाने में उसके हाथ कांप रहे होते हैं, इसलिए वो वापस जाने लगता है। लेकिन फिर अचानक से रुककर बेल बचा देता है। अंदर से आवाज आती है, कौन है। ये सुनकर वो फिर से वापस जाने लगता है, लेकिन तभी दरवाजा खुल जाता है और वही औरत सामने खड़ी होती है। वो पूछती, हान तुम हो क्या। हान पीछे मुड़ता है। वो औरत उसे गले लगा लेती है और बोलती है, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तुम वापस आ गए। फिर दोनों साथ में बैठते हैं। हान बोलता है, आप जिंदा है और आपकी सेहत भी ठीक है, तो आपने मुझे अंकल के पास क्यों छोड़ा। वो औरत बोलती है, उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। जब तुम पैदा हुए तब मैं एक बहुत ही ज्यादा नादान थी, मुझे तुम्हें अकेला पालना पड़ता और मैं इतना भी कमा नहीं पाती थी कि एक दूध का डिब्बा भी खरीद के दे सकूं, इसलिए मैंने तुम्हें अंकल के पास छोड़ दिया और पैसे कमाने चली गई। लेकिन जब मैं वापस आई तो घर जल चुका था और तुम्हारे अंकल तुम्हें लेकर जा चुके थे। हान बोलता है, फिर आपने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। आप कॉल कर सकती थी ना, मेरा पता लगा सकती थी ना, तो क्या आपने मुझे इसलिए नहीं ढूंढा क्योंकि आपके लिए ये नामुमकिन था। औरत बोलती है, तुम्हारे अंकल ने मुझे रोका था, मुझे पता है माँ के बिना बड़े होना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा होगा, लेकिन मैंने भी जितने साल तुम्हारे बिना जिए हैं ना, वो मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। स्योंजे ने सोचा होगा, अगर उसे नई फैमिली बनानी है तो मुझे छुपाना ही बेटर रहेगा। उसे लगा होगा ये तुम्हारे और मेरे लिए, दोनों के लिए अच्छा है। हान गुस्से में बोलता है, ये मेरे लिए अच्छा कैसे हो सकता है, मैं तब भी खुश नहीं होता जब मैं स्कूल में फर्स्ट आता था। दूसरे बच्चे भले ही मेरे ग्रेड से जलते थे, लेकिन मुझे तो उन बच्चों से ही जलन होती थी जिनके कम नंबर आने पर भी उनकी मॉम उन्हें डांटती थी। सारे ग्रेड्स और मेडल्स से अंकल को भले ही गर्व होता है, लेकिन मुझे नहीं। तभी एक वेट्रेस ऑर्डर लेने आ जाती है। वो औरत बोलती, हान तुम इतनी दूर आए हो, भूख तो लगी होगी ना, कुछ खा लो। वो उसे मेन्यू देती है और अपने और उसके लिए ट्रिपल नेक की डिश ऑर्डर कर देती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट जो चुन को बोलता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैंने अपने तलाक की एक्टिंग इसलिए की ताकि आपकी और मिस यून के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। आज ही मैंने मिस जोंग को अपडेट दिया है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। चोयजुन बोलता है, मैं थोड़ी देर ना शांत रहना चाहता हूँ। के बाद वहाँ पर सीओ मैडम आ जाती है और वो असिस्टेंट से पूछती है, क्या तुमने कभी शादी ही नहीं की। वो बोलता है, प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे बताने दीजिए कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अर्जुन को ना मिस यून पसंद है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुझे पता चला कि आप उसके सबसे ज्यादा करीब हैं। सीओ मैडम बोलती है, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और वहाँ से चली जाती है। इधर हान और उसकी मॉम रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। मॉम बोलती है, मुझे ना थोड़ी चिंता है, तुम बिना बताए सियोल आ गए। अगर तुम्हारे अंकल को पता चल गया ना तो वो दोबारा तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देंगे। हान बोलता है, इसका मतलब मैं जब चाहूँ आपसे मिलने आ सकता हूँ। मॉम बोलती है, बिल्कुल। हान पूछता है, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। उसकी मॉम हाँ बोल देती है और बोलता है, क्या इससे आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। मॉम बोलती है, तुम ही मेरी फैमिली हो। हान पूछता है, क्या मैं आपको माँ बुला सकता हूँ। तो वो खुशी से हाँ भर देती है।
हान खुशी खुशी वापस जाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसने उनका नंबर ही नहीं लिया, तो वो तुरंत वापस जाता है। लेकिन वो अपनी मॉम को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। वो किसी से बोल रही होती है, मैंने वही कहा जो तुमने कहा था। मैंने उसे कहा कि मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। मैंने ये भी कह दिया कि मैंने उसे छोड़ा नहीं था और तुम मुझे उससे मिलने नहीं दोगे। मैंने ये भी कहा कि वो मेरा परिवार है और जब चाहे आ सकता है। ये सुनकर हान को अपनी मोम की कई सारी बातें याद आने लग जाती है। दूसरी तरफ कॉल पर सोचे होता है। वो बोलता है, अगर तुमने हान को जरा भी दुख दिया ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और अब से जब भी वो आए ना हर हाल में मुस्कुराना और जब वो कॉल करे तो तुरंत जवाब देना। अब तक तुम उसके लिए मर चुकी थी, लेकिन अब उसे अपनी कमी महसूस मत होने देना। कभी ये मत कहना कि तुमने उसे छोड़ दिया था। अगर वो पूछे तो मुझे जिम्मेदार ठहराना, तब मैं तुम्हारे एग्रीमेंट पेपर पर सिग्नेचर कर दूंगा। वो बोलती है, ठीक है, लेकिन अपनी बात से मुकरना मत। मुझे बहुत खुशी है। तभी वो समय देखती है और बोलती है, मुझे अपने बच्चों को लेने जाना है। तो ये बताओ कि पेपर पर साइन कब कर रहे हो? क्या तुम सियोल आओगे? हान ये सब कुछ सुन रहा होता है। वो पूरी तरीके से टूट जाता है और चुपचाप वहाँ से वापस लौटने लगता है। दूसरी तरफ से जिन चोयजुन के साथ वापस लौट रही होती है। तभी उसे हान का कॉल आता है। चोयजुन पूछता है, हान तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? सेजिन कॉल उठाती है और उसे फिर बाय बोलकर कॉल कट कर देती है। के बाद वो अपने भाई को बोलती है, मुझे ना सियोल तक छोड़ दो। चोयजुन बोलता है, इसका मतलब तुम उससे मिलने के लिए जा रही हो? सेजिन बोलती है, मैं आपको रास्ते में सब कुछ बता दूंगी। चोयजुन बोलता है, तुमने कहा था तुम उसे हराना चाहती हो। अगर वो मेरी मदद से हारा तो तुम कुछ भी करोगी? सेजिन बोलती है, अभी ना उसे मेरी जरूरत है। आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन अभी मुझे उससे मिलना है। और वो उसे लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ यून और सोनजे स्टेशन पर बैठकर हान का इंतजार कर रहे होते हैं। यून उसे खाने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। सोनजे उसे बताता है, स्कूल टाइम में सारे बच्चे खेल रहे थे, सारे बच्चों के पेरेंट्स आए थे, सारे बच्चे बहुत ज्यादा झूम रहे थे, सिर्फ हान ही उदास खड़ा था। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो उसे देखकर मुझे भी बुरा लगा। मैंने उसे बुलाया, मुझे देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश होकर डांस करने लग गया। सारे बच्चे उसे बोल रहे थे, स्माइल करो, डैड है। लेकिन हान बोलता है, मुस्कुराओ अंकल, मैं यहाँ हूँ आपके लिए। वो मुझे हेलो बोलता है। लोगों को लगा होगा कि मैं भावुक होकर रोया हूँ, लेकिन मैं इसलिए रोया क्योंकि मेरा दिल टूट चुका था। हान बड़ा हो रहा है बिना ये जाने कि उसके मॉम डैड कैसे दिखते थे। मेरा दिल पूरी तरीके से बिखर चुका है। इसके बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं। सोनजे को चोयजुन का कॉल आता है। वो बोलता है, अभी मेरा तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है, इसलिए फोन रख दो। चोयजुन बोलता है, मैं तुम्हारे भतीजे को लाने के लिए ना सियोल जा रहा हूँ। वो तो शौक हो जाता है, तुम क्यों लेने जा रहे हो? वो बोलता, अरे ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं ही क्यों गाड़ी चलाकर तुम्हारे भतीजे को लेने जा रहा हूँ। और उसे बोलता है, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा था क्योंकि तुम उसके अंकल हो, इसलिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो अपनी बहन को बोलता है, तुम्हें हान से इतनी ज्यादा हमदर्दी कब से होने लगी? सेजन बोलती है, भाई मुझे ना डर लग रहा था क्योंकि आपकी और अंकल की नहीं बनती, और अगर आपको मैंने ये बात बताई तो आपको गुस्सा ना आ जाए। इधर हान अकेले बैठा होता है। तभी उसके पास सेजिन आ जाती है। उसे देखकर हान तो बिल्कुल शौक ही हो जाता है। बोलती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये कितना ज्यादा गर्म है? वो जल्दी से उसे नूडल ले लेता है। इसके बाद दोनों बैठकर नूडल खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शियो मैडम काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर जियोंग आ जाता है। शियो मैडम बोलती है, तुमने ना असिस्टेंट के बारे में एकदम सही कहा था। वो बोलता है, मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया था। वो तो सुंदर भी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे आधा चबाया हुआ कोई राइस केक हो। वो बोलती है, उसने मेरी तरफ देखा और मेरा नाम पुकारा। वो बोलता है, बस इतनी सी बात पर तुम उस पर फिदा हो गई। वो बोलती है, जब कोई 50 साल का हो जाता है सब कुछ धुंधला लगने लग जाता है, जिंदगी पहले जैसी रोशन नहीं रहती। लेकिन जब उसने मेरा नाम पुकारा तो मेरी जिंदगी रोशनी से भर गई। मुझे फिर से जिंदा होने का एहसास हुआ। मुझे अपनी लाइफ साफ दिखाई देने लगी, मानो मैंने चश्मा पहन लिया हो और मैं से ही उसके प्यार में पूरी तरीके से पड़ गई। वैसे तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। वैसे अभी मैं नशे में हूँ इसलिए कल मिलते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसका बैग उठाकर उसे सहारा देता है। इधर हान बोल रहा होता है, जब मुझे ये पता चला कि मेरी मॉम जिंदा है तो मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उनसे खुद मिलने का फैसला किया। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, दुख इस बात का है कि मैं उनके साथ नहीं रहा। मैंने उन्हें सिर्फ एक बार देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। सेजन बोलती है, इस धरती पर ना अरबों लोग हैं, जरूरी थोड़ी है कि हर कोई तुमसे प्यार करता हो। वो उसे बोलता है, तुम नहीं समझोगी,
वो बोलती है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा रेंट चुकाने के लिए आई हूँ? मैं तुमसे मिलने के लिए 400 किलोमीटर दूर आई हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? वो बोलता है इसका मतलब तुम सच में मुझे पसंद करती हो? सेजिन बोलती है मतलब तुमने मुझे कन्फेस करने के लिए जाल बिछाया था? मैं तुम्हें हराना चाहती हूँ तुमसे आगे निकल कर, लेकिन मुझे ना तुमसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है। मैं उन अरबों लोगों में से ना एक हूँ जो तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन ये सोचकर मुझे ना बड़ा अजीब लगता है। वो बोलता है मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। इसके बाद दोनों जोर जोर से ब्लश करने लग जाते हैं। इसके बाद दोनों पागलों की तरह हंसते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में सोजन को दिखाया जाता है जो घर पर सेट होकर बैठा हुआ होता है। तभी हान घर पर आ जाता है। एक दूसरे को देखते ही दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। संजय बोलता है तुम थक गई होगे, जाकर सो जाओ। हान बोलता है अंकल मुझे ना भूख लगी है। जिसके बाद वो उसके लिए खाना बनाता है। हान खाना खाते हुए बोलता है अंकल जो हम टीवी में देखते थे ना, रेस्टोरेंट की छत पर जो चमकता हुआ लगा होता है उसे झूमर कहते हैं ना, और वहाँ वेटर सूट पहनकर ऑर्डर लेने आती है। संजय स्माइल करते हुए बोलता है अच्छा लगा कि तुम्हारी मॉम तुम्हें सबसे अच्छी जगह पर लेकर गई। हान बोलता है मुझे ना मेन्यू में कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा मेरे बेटे को वही दो जो मैं खा रही हूँ। उन्होंने ना न्यू की नाम की कोई डिश मंगाई थी जो पकोड़े जैसी थी, उस पर क्रीम लगी हुई थी, स्वाद नरम और गाढ़ा था। संजय बोलता मुझे माफ करना, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने खुश हो जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से पहले ही मिलवा देता। उन्होंने कहा होगा कि दोबारा फोन करना और फिर से मिलने आना। हान बोलता हाँ उन्होंने कई बार कहा और ये भी कहा कि मैं उन्हें फोन कर सकता हूँ। संजय बोलता ठीक है अब अक्सर उनसे मिलने जाना। हान बोलता मैं नहीं जाऊँगा। संजय पूछता है क्यों? हान बोलता उनका घर ना बहुत ही ज्यादा दूर है। संजय बोलता उतना भी दूर नहीं है, मैं तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। हान बोलता मुझे वहाँ बिल्कुल मजा नहीं आया, मैंने बस चखने के लिए न्यू की खाई थी। मुझे ना मसालेदार चीजें पसंद है जैसे गैंगसी पोरेज। ये सुनकर संजय मुस्कुरा देता है। हान बोलता है क्या थोड़ा और मिलेगा? संजय जल्दी से उसकी प्लेट लेकर भरने लग जाता है। हान बोलता है अंकल मैं सेजिन को डेट कर रहा हूँ। फिर स्माइल करने लग जाता है बधाई हो मेरा शेर, क्या तुमने कन्फेस कर दिया है? हान बोलता हाँ हमने नदी के किनारे साथ में नूडल्स खाए। संजय बोलता अरे वाह अब तुम्हारी वो 100 दिनों वाली एनिवर्सरी कब है? हान बोलता पता नहीं। इसके बाद स्कूल में सारे टीचर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि टीचर का काम पढ़ाना है ना कि किसी पेरेंट के साथ डेट करना। प्रिंसिपल बोलते हैं हमें स्कूल में ना इस मामले में सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन मिस यून भी कोई गलत काम नहीं कर रही है। तभी एक टीचर बोलता हाँ आपने देखा नहीं कि हान के अंकल पहले कैसे थे और अब कितने ज्यादा अच्छे हो गए हैं? हम सब ने देखा है। सभी टीचर हाँ भरते हैं। दूसरा टीचर बोलता है हाँ वो हान की ना अच्छे से देखभाल कर रहा है और वो जेजे एनर्जी का सीईओ भी है। होंग गुस्से में बोलता देखो तुम सब कैसे गुंडे का साथ दे रहे हो। मुझे उसका नाम सुनते ही गुस्सा आने लग जाता है। तभी यून वहाँ पर आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। वो अपने आप को बोलती है यून तुम सियोल में इससे भी बुरी हालात से गुजर चुकी हो, तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग रहना है। वो अंदर चली जाती है। सभी लोग शौक हो जाते हैं। होंग बोलता है मिस यून सिर्फ बच्चों को पढ़ाना होता है, उनके पेरेंट्स से नजदीकियां बढ़ाना नहीं। ऐसा करने से आप एक बच्चे को ज्यादा केयर देने लगते हैं। सियो मैडम बोलती है आप भी तो चोय जुन को ज्यादा तवज्जो देते हैं ना। होंग सर बोलते हैं तुम ना गलत ले रही हो। सियो मैडम बोलती है अगर इस शहर में कोई 50 साल से कम उम्र का डेटिंग करता हुआ दिख जाए तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा हंगामा क्यों कर रहे हो जैसे कोई बड़ा स्कैंडल हो गया हो। उनका कोई अफेयर था या उसने किसी को धोखा दिया। ये सुनकर होंग तो चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद सियो मैडम उनको बोलती है अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो करो, किसी के साथ रहना चाहती हो तो रहो, घबराओ मत, तुम्हें ना अपनी लाइफ खुलकर जीनी चाहिए। जिसके बाद यून भी हाँ बोल देती है। बाहर स्योंजी इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही यून आती है वो बोलती है तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो, जल्दी जाओ कोई देख ना ले। स्योंजी बोलता है अरे हमें ज्यादातर लोग तो देख चुके हैं। बोलता है असल में ना मुझे बेचैनी हो रही थी, स्कूल में सब कुछ कैसा रहा? वो बोलती है जो होगा देखा जाएगा, अभी तक तो सब कुछ ठीक है। बोलता है तुम ना फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा रहूंगा, बस खुश रहो और शांत रहो और कान और आंखें बंद कर लो, सिर्फ मुस्कुराओ। यून अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है अब सब लोग जानते हैं तो डर किस बात का है, चलो आज से जी भरकर मस्ती करते हैं, चलो और उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर हम लोग जाना चाहते थे।
सोनजे उसका हाथ थाम लेता है। इसके बाद दोनों साथ में निकल पड़ते हैं। दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। पहली बार दोनों बिना किसी डर के एक दूसरे के साथ होते हैं। दोनों पत्थरों से लव का साइन बनाते हैं। इसके बाद दोनों साथ साथ वॉक करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। शहर में हाथ पकड़कर घूमते हैं बिना किसी डर और हिचकिचाहट के। फिर दोनों लंच करने के लिए जाते हैं। सोनजे उसे अपने हाथों से खिलाता है। यून भी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस जियोंग चोय जुन और उसके असिस्टेंट को सुना रही होती है। मुझे समझ नहीं आता यहाँ पर इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी फिर भी किसी पेरेंट्स को डेट करने की क्या जरूरत थी। चोय जुन बोलता है मैं ना उस पर ध्यान ही नहीं दे पाया। वो पूछती है वो आदमी कौन है और क्या काम करता है। क्या वो वही कमीना तो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? वो गुंडा जो तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया था, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। चोय जुन कुछ नहीं बोलता। जियोंग तो बेहोश होने लग जाती है। उसका हस्बैंड दवाई लेने के लिए चला जाता है। जियोंग बोलती है या तो उसे वापस आना होगा या फिर मैं उससे अब सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। मुझे ये मामला ना खुद ही निपटाना होगा। दूसरी तरफ सोनजे और यून घूम कर घर वापिस आते हैं। सोनजे उसे बोलता है अब तुम अंदर जाओ। वो बोलती है मेरा हाथ छोड़ो तभी तो मैं अंदर जाऊंगी। सोनजे बोलता है ओके, लेकिन मेरा हाथ चिपक गया है। देखो ना निकल ही नहीं रहे हैं। उसके बाद वो उसे बोलता है मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। उसके बाद दोनों ऐसे ही हाथ पकड़े हुए घर के अंदर आ जाते हैं। दरवाजे तक पहुंचकर सोनजे बोलते देखो ये तो अभी भी छूट नहीं रहा है, तो मैं ना तुम्हें बेडरूम के दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं सच में यहाँ से चला जाऊंगा। अंदर पहुंचकर यून बोलती है तुम तो दरवाजे से अंदर भी आ गए हो, मुझे नहीं लगता आगे जगह है। सोनजे उसका हाथ छोड़कर जाने लगता है। तभी यून उसकी टी शर्ट खींच लेती है। जैसे ही सोनजे मुड़ता है यून उसे बोलती है मैंने नहीं किया, शायद ना दरवाजे के हैंडल में फंस गई होगी। सोनजे दरवाजा चेक कर कर बोलता है अरे इसमें तो हैंडल ही नहीं है, क्या तुम चाहती हो कि मैं ना जाऊँ? यून बोलती है ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने बस इतना कहा कि तुम्हारे कपड़े कहीं फंस गए होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें रोक रही हूँ। सोनजे बोलता है मतलब तुम चाहती हो कि मैं रुकूं? यून बोलती है नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। सोनजे पीछे मुड़ता है। तभी यून बोलती है दूसरी बार सोचने पर मुझे लगता है कि तुम रुक सकते हो। सोनजे खुश होकर आगे बढ़ता है, लेकिन यून बोलती है तुम्हें जाना चाहिए। सोनजे फिर पीछे हट जाता है। यून बोलती है अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। साथ ही मुझे ऐसा भी लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें भेजना नहीं चाहती, लेकिन शायद अभी जाना ठीक ही रहेगा। सोनजे उसे चुप कराता है और बोलता है जब तुम फैसला नहीं कर पा रही हो तो मैं करूँगा। वो तुरंत ही फोन निकालकर बोलता है हाँ आज मैं घर नहीं आऊंगा, और यून को किस कर लेता है और माहौल पूरी तरीके से रोमांटिक हो जाता है। यून भी खुद को रोक नहीं पाती। दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सोजन की आंखें खुलती है। दोनों साथ में सोए हुए होते हैं और अंगड़ाई ले रहे थे। नीचे गिरे हुए फूलों को देखकर यून उठने लगती है। सोनजे बोलता है तुम रुको मैं साफ कर देता हूँ। यून उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों फिर से रोमांस में बिजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस जियोंग अपनी बेटी से मिलने आ जाती है। वो सोनजे का एड्रेस देखती है और टाउन की तरफ बढ़ती है। इधर यून और सोनजे दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन